गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे हमें पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। सार्थक पहल के माध्यम से हम आज पढ़ेंगे भाग 13, संविधान का भाग 13। कोई बता सकता है क्या संविधान के भाग 13 का संबंध कैसे है? भारतीय संविधान भाग 13, भाग 13 जैसे हम पहले से पढ़ते आए हैं, संपत्ति का अधिकार पढ़ा ना? किस आर्टिकल में था? भाग 3 में था। हाँ, तो इसे 300 का भाग 3 में था। कौन सा अनुच्छेद था? 30, यही था 30। और उसे 44वां संविधान संशोधन 1978, और इसे वहां से हटाकर कहाँ लेके चले गए? 300 का। ये तो पता है, भाग की बात कर रहा हूँ, भाग 12, 300 का भाग 12 इसमें लेके चले गए और एक कानूनी अधिकार, विधिक अधिकार बना दिया। पहले मौलिक अधिकार था और अब क्या है? संपत्ति का अधिकार, विधिक अधिकार है। ठीक, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, व्यापार वगैरह, इसे हम पढ़ेंगे बाद में। अभी पढ़ रहे हैं भाग 13, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, भारत की राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार एवं वाणिज्य, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार एवं वाणिज्य, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, एवं समागम। इतना याद रखना है। कहां पर बोला? राज्य क्षेत्र के भीतर। राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र क्या होता है? राज्य क्षेत्र क्या होता है? केंद्र सरकार के, केंद्र सरकार के अधीन। भूभाग की बात कर रहे हैं, भूभाग, वो राज्य क्षेत्र कहलाता है। समुद्र तट है तो फिर 20 नॉटिकल दूर। जैसे ये भारत की बात करें हम, तो दक्षिण भारत समुद्र तट से घिरा हुआ है, तो जो समुद्री सीमा है तो उसके अंदर 20 नॉटिकल मील तक भारत का राज्य क्षेत्र है। ये क्या कहलाता है? पूरा भारत का राज्य क्षेत्र। इसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल होगा, हिमाचल प्रदेश, सब कुछ। जो हम 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो पूरा का पूरा राज्य क्षेत्र की बात है, ना कि हम सिर्फ किसी राज्य, पर्टिकुलर स्टेट की बात कर रहे हैं, नहीं, पूरे देश की हम बात कर रहे हैं। और संविधान में उसके लिए क्या शब्द आया है? राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। समागम है पता होगा क्या था? समागम इसी उद्देश्य से कोई सम्मेलन वगैरह करना, व्यापारिक कॉन्फ्रेंस वगैरह हो रही हो तो वो क्या कहलाता है? समागम। तो आर्टिकल 301, आर्टिकल 301 व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता। लेकिन कहां पर? राज्य क्षेत्र के भीतर। देश के बाहर की बात की है क्या अभी? नहीं, राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार करना है, वाणिज्य संबंधित कोई गतिविधि, कोई कारखाना वगैरह लगाना है, कुछ है, तो उसके लिए सभी व्यक्ति स्वतंत्र हैं। ठीक, कोई उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन जैसे 19 में भी यही स्वतंत्रता दी है, आर्टिकल 19, उसमें 6 स्वतंत्रता दी है भाग 3 में, और उसमें ये वाली भी लिखी हुई है, व्यापार मतलब यहाँ वहाँ आने जाने, घूमने, निवास करने, बसने की, समागम करने की स्वतंत्रता दी हुई है। लेकिन जब आपातकाल लागू होता है तो फिर ये स्वतंत्रताएं अपने आप ही समाप्त हो जाती है। पढ़ाना अपन ने कि कौन सा आर्टिकल है
जो आपातकाल के लागू होने पर अपने आप ही समाप्त हो जाता है, तो वो कौन सा है? 19। ये भी पढ़ा हमने, कौन सा अनुच्छेद, कौन सी स्वतंत्रता या कौन सा मौलिक अधिकार कभी समाप्त नहीं होता? 20, 21। और बाकी इसके लिए घोषणा करना पड़ता है, राष्ट्रपति महोदय घोषणा करते हैं इस मौलिक अधिकार को हम निलंबित करेंगे। ये पढ़ा ना अपन ने। तो जब आपातकाल होगा, जो 19 के अंदर मौलिक स्वतंत्रता है हमारे समाप्त हो जाएगी, तो ये भी आपातकाल में खत्म हो जाएगा, तो आपातकाल में प्रतिबंधित किया जा सकता है। क्लियर हो गई ये बात? और वैसे क्या है? आर्टिकल 301 स्वतंत्रता, व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता। आर्टिकल 302 देखें, आर्टिकल 302 व्यापार वाणिज्य एवं समागम के संबंध में विधि बनाने का अधिकार व निर्बंधन संसद को। ये भी एकदम बोलता हुआ है, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 301 के ऊपर थोड़ी सी शर्तें लागू करता है। 301 में बोला स्वतंत्र है, लेकिन 302 में क्या बोला? 301 के किसी बात के होते हुए भी यदि कहीं कोई विधि बनाना है, कोई प्रतिबंध लगाना है, तो कौन लगाएगा? संसद लगाएगा। राज्य सरकार को अधिकार है क्या? ये नहीं, किसको है? संसद को है। इस संबंध में कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद को है, प्रविष्टि के आधार पर संसद। ठीक। अब आर्टिकल 303, आर्टिकल 303 व्यापार और वाणिज्य के संबंध में, व्यापार व वाणिज्य के संबंध में, व्यापार व वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्य की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन। संघ व राज्य की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन। व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ व राज्य की विधायी शक्तियों पर निर्बंध। विधायी शक्तियां मतलब ये तो पता है क्या होता है? दिनेश कुमार, क्या होता है? देश पर कुछ आपातकाल हो जाए तो उनको उस नियम पर लागू करने। नहीं, विधायी शक्ति इतना पर पूछा मैंने। विधान बनाने की शक्ति, यस, संविधान बनाने की शक्ति, कानून बनाने की शक्ति, कानून बनाने की शक्ति। अब कानून बनाने की शक्ति दो लोगों को है, किस किस को है? नहीं पता। दो संस्थान है, मतलब दो भाग, एक केंद्र सरकार और दूसरा राज्य सरकार। केंद्रीय विधायिका, राज्य विधान मंडल, ये इन दो संस्थाओं को कानून बनाने का अधिकार है, तो इनके ऊपर कुछ निर्बंधन भी लगाए जा सकते हैं, ये बोला गया है। मैं कानून बनाने का अधिकार तो इनको है, लेकिन आर्टिकल 301, 302 के होते हुए भी कुछ इनके ऊपर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जैसे आपातकाल हो सकता है या कोई महामारी, जैसे अभी कोविड-19 इसमें था क्या? नहीं, इसमें प्रतिबंध लगा दिया था, लॉकडाउन घोषित कर दिया था। जहां की पब्लिक थी उनको वहीं पर वापस भेजने की व्यवस्था की जा रही थी। अब उसमें जो मूल निवासी जो है कर्नाटक के हैं, रह रहे थे मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश सरकार अब फ्री का राशन क्यों देगी उनको? तो उनको बोले उनके पहुंचाने की वहां पर व्यवस्था की, वही कर्नाटक सरकार करे। तो इस तरीके से लिखेंगे, इसमें दो लाइन और लिखेंगे। अनुच्छेद 302 में, इसी आर्टिकल में लिख रहे हैं अपन, 303 में है। अनुच्छेद 302 में किसी बात के होते हुए भी
7वीं अनुसूची की सूचियों में से किसी में व्यापार और वाणिज्य संबंधी किसी प्रविष्टि के आधार पर संसद को या राज्य के विधानमंडल को कोई ऐसी विधि बनाने की शक्ति नहीं होगी जो एक राज्य को दूसरे राज्य से अधिमान देती है। एकदम क्लियर हो गया इसमें? मतलब संसद भी ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती। भाई उत्तर प्रदेश है और तमिलनाडु है, तो भाई उत्तर प्रदेश राज्य जो है सिर्फ और सिर्फ, मतलब मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश है, दक्षिण में तमिलनाडु है, मान के चले, तो मध्य प्रदेश सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती वे हम सिर्फ उत्तर प्रदेश से व्यापार करेंगे, तमिलनाडु से नहीं। ना तो केंद्र सरकार ऐसा कोई कानून बना सकती है, ऐसा कोई विधि बनाने का अधिकार संविधान ने दिया ही नहीं है कि एक राज्य को दूसरे राज्य पर अधिमान दे दे या प्राथमिकता दे। ऐसा कोई कानून बना सकती है क्या? नहीं। और यदि कानून बना दे तो फिर क्या होगा? शून्य घोषित हो जाएगा, संविधान का अतिक्रमण माना जाएगा और उसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय उसका रिव्यू करेगा, न्यायिक समीक्षा करेगा और बोलेगा कि यहाँ पर संविधान की जो मूल भावना है वो इसमें आहत हो रही है। क्लियर एकदम? अब हम बात करते हैं आर्टिकल 304। आर्टिकल 304 आर्टिकल 304। अब ऐसा लगता है ना ये आर्टिकल 303 ने तो सबके हाथ पैर ही बांध दिए। स्वतंत्रता क्या हो रही है? यहाँ पर खत्म हो रही है, राज्यों की व्यापार करने की स्वतंत्रता खत्म हो रही है। तो कुछ तो शर्तें देना पड़ेगा, कुछ तो बातें सोचना पड़ेगा, है ना? यदि 10 घंटे पढ़ रहे हैं आप और 10 घंटे का मैं होमवर्क दे दूं कि जो मैं बोल रहा हूँ उतना ही पढ़ो, तो आप लोग तो थोड़ी दिक्कत में आ जाओगे ना, क्योंकि पढ़ना किसको है? आप लोगों को है। तो किसकी सुविधा अनुसार पढ़ना पड़ेगा? आप लोगों की सुविधा के अनुसार, आप लोगों की कैपेसिटी के अनुसार पढ़ना पड़ेगा। और यदि पूरा मैंने ऐसा बांध के रख दिया आप लोगों को, तो आप लोगों की जो नेचुरल शक्ति दी है, ईश्वर ने जो शक्ति दी है, वो तो कुंठित हो जाएगी, उसका विकास ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कुछ राज्यों को कुछ इसके अंदर कुछ छूट भी दी है कि आप अपने स्तर पर कुछ कर सकते हैं। लिखेंगे इसे 304 में। अनुच्छेद 301 या अनुच्छेद 303 में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्य राज्यों से आयात किए गए माल पर कोई कर अधिरोपित कर सकेगा।
कोई कर अधिरोपित कर सकेगा, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। क्या अपन ने पढ़ा था ना, राज्यपाल कौन से विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करते हैं, किस अनुच्छेद के तहत, 201 के तहत, जो कर से संबंधित हो और अन्य राज्यों को प्रभावित कर सकते हो। तो ऐसे विधेयक तो राज्यपाल महोदय राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देते हैं, तो ये आरक्षित विधेयक ही माना जाएगा। भाई कर लगाना है, विदेशी मतलब दूसरे राज्य से व्यापार कर रहे हैं, वस्तु आयात कर रहे हैं और अब हम उसके ऊपर टैक्स बढ़ा रहे हैं, तो वे ऐसा कर हो गया जिससे अन्य राज्य प्रभावित हो रहे हैं, तो फिर इसके लिए आरक्षित कर दिया जाएगा और राष्ट्रपति महोदय स्वीकृति दे देते हैं, तो फिर टैक्स लगा सकते। राज्य को एक छूट दी है कि वो किसी अन्य राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से वस्तुओं का आयात करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति महोदय की पूर्व अनुमति आवश्यक है। क्लियर हो गया? 304, 301, 302, 303, 304। संविधान का कौन सा भाग पढ़ रहे सरिता में? क्या 13, भाग 13, भाग 13 पढ़ रहे दिनेश आपके हिसाब से? भाग 13, बहुत बढ़िया, दोनों ने एकदम सही जवाब दिया। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 305। आर्टिकल 305 यहाँ शॉर्ट में हम लिख सकते हैं, राज्य को अन्य राज्यों से आयातित वस्तुओं पर राष्ट्रपति की अनुमति से कर लगाने का अधिकार, कर लगाने का अधिकार। क्लियर एकदम? बात जो समझ में आती है वो लिखना है हमें, जो समझ में आ जाती है। भाई अन्य राज्यों से कोई उत्पाद आयात कर रहे हैं तो उसके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं, लेकिन स्वीकृति लेना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 305, विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति अब जैसे अपन देखते हैं, उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि किसी, जैसे अब तो जीआई टैग वगैरह दिया जाने लग गया, इसमें बहुत सारे कुछ परिवर्तन हो गए हैं। जैसे जीएसटी आ गया, तो अब तो एक जैसी टैक्स प्रणाली हो गई, ये वस्तुओं के ऊपर गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, तो अब अलग से किसी राज्य को टैक्स लगाने की जरूरत नहीं, एकीकृत हो गया, तो बहुत कुछ परिवर्तन हो गया। इसमें से एक दिया हुआ था कि किसी वस्तु के उत्पादन पर किसी एक ही राज्य का एकाधिकार न हो जाए, तो इसके लिए भी कुछ प्रावधान किए हुए थे, लेकिन अब उसका कोई मतलब नहीं। आर्टिकल 306 महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी लिख लेते हैं। पहली अनुसूची के भाग ख के कुछ राज्यों की व्यापार और वाणिज्य पर निर्बंधनों के अधिरोपण की शक्ति, ये पढ़ना जरूरी नहीं था,
और एक और है इसमें 305 भी है, 306 भी है और 307 भी है। नहीं पढ़ेंगे हम इनको, 305 6 तक पढ़ लिया। अब इसमें क्या लिखा आपने? हाँ विजय आप पढ़ के बता। पहली अनुसूची के भाग ख के कुछ राज्यों के व्यापार और वाणिज्य पर निबंधनों के अधिरोपण की शक्ति। ठीक, अब देखो ये तो इतिहास हो गया। इतिहास हो गया, कैसे इतिहास हो गया? क्योंकि संविधान 1950 में लागू हुआ, बनने की प्रोसेस 1946 से शुरू हो गई थी ना, 1947 से कम बनना शुरू हो गया था। तब राज्यों को, शुरुआत में राज्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था, क ख और ग, और एक डी भी था। डी में क्या था? समुद्र तटीय क्षेत्र। लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 ये श्रेणियां क्या कर दी? खत्म कर दी और 2 प्रकार की श्रेणियां बना दी। कौन कौन सी 2 थी इसमें जो अभी भी है? हाँ योगेश जी। राज्य और संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश। पहले 3 प्रकार के थी, क ख ग और एक डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और उसका आधार क्या था? ये डायरेक्ट अंग्रेजों द्वारा शासन किया जाता था, ये गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा शासन किया जाता था। ये कभी अंग्रेजों की इन्होंने अधीनता स्वीकार ही नहीं की, मतलब देसी रियासतें। और एक वो थे जो समुद्र तटीय, समुद्र के अंदर थे, समुद्र में। तो ऐसे अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया था। लेकिन जब बार बार मांग उठने लगी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन, तो फजल अली आयोग 1953 की अनुशंसा पर 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। और इसमें 2 ही श्रेणियां थी, राज्य और संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। तो अब ये आर्टिकल क्या होगा? खत्म होगा। मैंने पहले बता दिया, जैसे जीएसटी ने तो पूरा इस पार्ट को लगभग समाप्त कर दिया। कौन सा भाग पढ़ा अपन ने? भाग 3। अब हम बात करेंगे भाग 14। भाग 14 बस छोटे छोटे पार्ट में हम पढ़ेंगे इसे, और आज का जो मुख्य पार्ट है वो भाग 15 में पढ़ना है। भाग 14, भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 13 व्यापार वाणिज्य एवं समागम से संबंधित। व्यापार देश के भीतर बोला, राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम से संबंधित। भाग 13, और इसमें आर्टिकल 301 से 307। भाग 13 301 से 307। हम भाग 14 की बात कर रहे हैं, संघ व राज्य के अधीन सेवाएं। संघ व राज्य के अधीन सेवाएं। तो भाग 14 और इसमें आर्टिकल है सबसे पहले 308। आर्टिकल 308। अब इसमें दिया है निर्वचन। निर्वचन मतलब राज्य क्या है, ये सिर्फ अधीन सेवाएं बोला, तो ये बोला है राज्य क्या है, तो वही जो पहले परिभाषित किया हुआ है। अभी तो बड़ा विवाद चल रहा है इसमें, क्या क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर? योगेश जी ने सही बोल, क्या इंडिया है ना, इंडिया और भारत। आप किस देश में रहते हैं? भारत में। कोई इंडिया में भी रहता है क्या? एक ही। आपको समझ में आया? बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या? तो संविधान में लिखा हुआ भाग 1 क्या, इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत। विकास दिव्य कीर्ति सर का एक वीडियो देखा था मैंने इसके ऊपर, बड़ा अच्छा बोला था उन्होंने। बोले मैं शुरू से इस बात का विरोध कर रहा हूं, क्योंकि इंडिया दैट इज भारत क्यों, भारत दैट इज इंडिया क्यों?
भारत दैट इज इंडिया क्यों नहीं? क्योंकि पहले भारत फिर इंडिया है। पहले से भारत था, फिर बाद में इंडिया बना है, तो फिर पहले भारत ही होना चाहिए था। भारत दैट इज इंडिया। अभी जो वर्तमान में चल रही है इससे हमारा कोई संबंध नहीं है कि इंडिया होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इससे कोई लेना देना नहीं है। वो तो जो संविधान में परिभाषित है उसका बता रहा हूं मैं। तो यही राज्य की परिभाषा बता है इसमें। तो राज्य को परिभाषित किया गया, तो निर्वचन मतलब वही जो पहले दिया हुआ है। तो आर्टिकल में दिया हुआ है इंडिया दैट इज भारत। तो पूरे भारत की बात कर रहे हैं, पूरे भारत को एक राज्य माना गया है। मतलब अलग अलग किसी स्टेट को परिभाषित किया गया नहीं। क्लियर एकदम? लेकिन इसमें स्पष्ट दिया है उस समय। कब की बात कर रहे हैं? कब की बात है? संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। 49 को हमने आत्मार्पित किया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान को हमने आत्मार्पित किया था। और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। जम्मू कश्मीर की क्या स्थिति थी तब? जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, भारत नहीं था, है ना? वहां एक अलग आर्टिकल 370 ये बना के उसका अलग संविधान, अलग प्रबंध हो रहा था। संयुक्त राष्ट्र संघ में इसका विवाद चल रहा था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ही इस मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से इसका समाधान करना चाहते थे। ठीक? तो इसलिए इसमें स्पष्ट प्रावधान किया हुआ है कि जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं। इसमें लिखा है, इस धारा में लिखा है निर्वचन, मतलब ये कहां लागू नहीं है। तो इस भाग में जब तक कि संदर्भ में लिखेंगे, इसमें निर्वचन में पूरा लिखेंगे, इस भाग में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित, संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य पद के अंतर्गत राज्य पद, बस इतना ही लिखो, राज्य पद, कैंसिल, फुल स्टॉप लगा दिया और फिर ब्रैकेट में लिखेंगे जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है। ये स्पष्ट, मतलब एज इट इज मैंने जैसा का वैसा बताया। जम्मू कश्मीर पे ये धारा लागू हो रही थी क्या? नहीं, 308 उसके ऊपर लागू नहीं हो रही थी। अब हम देखेंगे आर्टिकल 309। आर्टिकल 309 संघ या राज्य की, संघ या राज्य की, संघ या राज्य की सेवा करने वाले, सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती, भर्ती व सेवा शर्तें, भर्ती व सेवा शर्तें, भर्ती व सेवा शर्तें। जो लोग से जो सेवा करते हैं उसे क्या बोलते हैं? लोक सेवा कर्मचारी। हाँ, अरे बड़ा सरल शब्द है, अभी गलती से बोल भी दिया मैंने। समाज, समाज सेवक कहते हैं। लोक सेवक, लोक सेवक कहते हैं, लोक सेवक कहते हैं, लोक सेवक कहते हैं। विजय लोक सेवक ही कहते हैं ना। जो राज्य सरकार की सेवा में हो, केंद्र सरकार की सेवा में हो, वो लोक सेवक ही है ना। पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं कि नहीं? वो जनता के सेवक कहलाते हैं। तो लोक सेवक, तो लोक सेवकों की भर्ती करना व उनकी सेवा शर्तें तैयार करना, ये किसका काम होगा? ये इसमें बताया गया, ये इसमें बताया गया है।
तो कौन करेगा इसमें? संघ व राज्य, संघ व राज्य लोक सेवाओं एवं पदों के लिए भर्ती का एवं सेवा शर्तों का विनियमन कर सकेंगे। स्पष्ट है? अब जैसे आप लोग राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हो, तो इसके लिए केंद्र सरकार थोड़े नियम बनाएगी, इसके लिए कौन बनाएगा? राज्य विधानमंडल, राज्य सरकार बनाएगी। और आईएएस जो केंद्रीय सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, इसके लिए केंद्र सरकार बनाएगी। तो भाई ये दोनों का अधिकार दिया है, केंद्र को भी दिया है और राज्य को भी, भर्ती के संबंध में भी और सेवा शर्तों के संबंध में भी नियम बनाने का अधिकार केंद्र को भी दिया है, राज्य को भी दिया गया है। बात क्लियर होगी? आप लोग भी उसी के लिए पढ़ रहे हैं? काय के लिए पढ़ रहे हैं योगेश? लोक सेवक बनने के लिए। क्या बात है, बड़ा अच्छा जवाब दे देते हैं आप। जब तक दूसरा कोई आता नहीं तब तक आपसे ही काम चलाना पड़ेगा मुझे, है ना? क्योंकि आप एक ऐसे स्टूडेंट हो बॉयज में जो मेरी बात को समझते हो, बाकी तो हैं करते रहते हैं, कोई मतलब नहीं है कि मैं क्या पूछना चाहता हूँ और क्या समझते हैं वो, लेकिन आप जो है मेरी बात को समझ सकते हैं। अभी हम जेएच कॉलेज गए थे, किस तारीख को था? आप लोग तो जेएच कॉलेज में पढ़ते होंगे सब लोग, है? लेकिन वहाँ पे कोई सेमिनार वगैरह होता है तब मिलते नहीं है। अभी 2-4 दिन पहले जेएच कॉलेज गया था। क्या था वहाँ पे? नई शिक्षा नीति पर एक कार्यशाला थी, नई शिक्षा नीति पर कार्यशाला। तो उसमें एक सज्जन ने बड़ा अच्छा बोला था कि हमारा पढ़ने का उद्देश्य ही क्या है? सिर्फ नौकर बनना। क्या बनना? नौकर बनना, सरकारी नौकर बनना, सरकारी नौकर बनना। शर्तों के अधीन काम करना, शर्तों के अधीन कि किसी ने ये बोला है तो उतना ही करना है, जितना बोला उतना ही करना है, उसी टाइम पे करना है, उसी साधनों से करना है, उसके अलावा दूसरे साधन इस्तेमाल नहीं कर सकते। जबकि चाहे तो व्यक्ति पढ़ लिख कर उत्पादक बन सकता है, रोजगार का सृजन करने वाला बन सकता है, मालिक भी बन सकता है। लेकिन हमारे यहाँ 99%, 99.9% लोग जन्म से लेकर आगे तक सिर्फ नौकर बनने का ही प्रयास करते हैं, ना कि मालिक बनने का। मालिक बनने का हमारे देश में प्रयास ही नहीं करते। कई और कंट्रियां ऐसी हैं जहां पर नौकर वाला शब्द नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है वहां पर। सबका अपना अपना काम है, वो अपने अपने स्तर पर करते रहते हैं। पढ़ना भी है तो सब कोई ऐसा टाइम टेबल वाली पढ़ाई वगैरह बहुत कम जगह होती है, टाइम टेबल वाले कि इस समय 11 बजे बेल बजेगी, फिर जाना है, बैठना है, फिर पहले हिंदी का लेक्चर लगेगा, फिर इंग्लिश का लगेगा, ये वो। मतलब ये क्या है? जबरदस्ती करना है, जबरदस्ती है ना। वो बेचारे की संस्कृत पढ़ने की इच्छा हो रही है और हम उसको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, और जब उसकी इंग्लिश पढ़ने की इच्छा थी तब मैथ्स पढ़ा रहे थे। तो ये अलग, ये ऐसा हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, आदमी क्या बनेगा? फिर नौकर ही बनेगा ना। तो बचपन से ही हमने उससे कुछ टारगेट दे के रखा है, इसके अनुसार ही काम करना है, वैसे ही बनता है। तो बड़े होते थे वो वही सपना लेकर चलता है। लेकिन दूसरे देश में या कई जो विकसित कंट्रीज है वहाँ पर, जैसे अमेरिका वगैरह, वहाँ पर शेड्यूल कुछ अलग, स्वतंत्रता दी हुई है कि आप ऐसा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज ये वो। इसके माध्यम से सरकार का काम सिर्फ एग्जाम लेना होता है, और एग्जाम बड़ा टफ होता है। पहली पास होने के लिए इतना आना चाहिए तो पहली पास होंगे। हमारे यहाँ तो फेल होने का कोई नियम ही नहीं है, फेल करने का कोई नियम ही
नहीं है, तो इससे क्या है, हमारी जो काबिलियत है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो आर्टिकल 309 स्पष्ट दिया है, केंद्र सरकार भी भर्ती करेगी, राज्य सरकार भी भर्ती करेगी। एक टिप्पणी दी हुई है 2003 में आई थी, क्या सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल करने का अधिकार है? एक साधारण सा क्वेश्चन पूछा मैंने, क्या सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल करने का अधिकार है? करते तो है। करते तो है, लोग तो सुसाइड भी करते हैं, क्या सुसाइड करने का अधिकार है? हाँ देखिए, आप गवर्नमेंट सर्वेंट है या जितने बैठे हैं उसमें से, तो आप बताइए क्या हड़ताल करने का अधिकार है गवर्नमेंट सर्वेंट को? है। क्यों है? क्यों है? अधिकार वो होता है जिसके अधीन हम कानून की शरण में जा सकते हैं, तो ये हमारी सुविधा है, ना कि अधिकार। हड़ताल हमारी सुविधा है, अधिकार नहीं है। यदि हम हड़ताल करना चाहे सरकार मना भी कर सकती है, और अधिकार वो होता है जिसे कोई रोक नहीं सकता। सीधी सी बात है। जैसे छुट्टी, सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टी, ये भी एक तरीके की सुविधा है, ना कि अधिकार। अधिकार है। जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए पढ़ना एक सुविधा है, अधिकार नहीं। वो पढ़ने के लिए छुट्टी मांग सकता है, सरकार दे भी सकती है, लेकिन बोल सकते हैं जब जरूरत पड़े हम आपको वापस बुला लेंगे। तो ऐसी कोई भी शर्त बनाने का अधिकार, ये सेवा शर्तों के अधीन पढ़ा रहा था मैं, कि ऐसी सेवा शर्तें बनाने का अधिकार केंद्र को भी है और राज्य को भी है। हड़ताल करने का अधिकार दे या न दे। अब जैसे अभी पटवारी हड़ताल पर चल रहे हैं, लगभग 20-25 दिन हो गए ये हड़ताल पर चल रहे हैं, सरकार इनसे बात नहीं कर रही है। 10-11 तारीख को या 7-8 तारीख को आचार संहिता लग जाएगी, अपने आप काम पे आ जाएंगे, क्योंकि ये अधिकार नहीं, सुविधा। अब उस समय काम जरूरी है, आचार संहिता काम जरूरी नहीं, तब तो सेवा समाप्त हो सकती है। तो अब समझ में आए, हड़ताल हमारा क्या है, हमारे लिए एक सुविधा। आर्टिकल 310, आर्टिकल 310 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि। संघ या राज्य के अधीन सेवा करने वाले लोक सेवकों की पदावधि। पदावधि है ना। आजकल एक बड़ा अच्छा नारा है, क्या है? नौकरी पाना बड़ा आसान है, लेकिन किसी की नौकरी छीनना बड़ा टेढ़ा काम है। कोई किसी की नौकरी नहीं खा सकता, ऐसा बोलते हैं लोग, पर हमें तो नहीं पता, क्योंकि हम ऐसा कोई काम ही नहीं करते। डर लगता है ना नौकरी चली न जाए करके, लेकिन बोलते हैं ऐसा कि नौकरी, कुछ लोग बड़े दबंग टाइप होते हैं, काम नहीं करते, करते हैं, बोलते हैं जिसको जो करना है वो कर ले, क्योंकि नौकरी ले ली मतलब अब मैं कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन इसमें स्पष्ट प्रावधान दिया है, किसके प्रसाद पर्यंत, किसके प्रसाद पर्यंत, ये 310 में दिया हुआ है। किसके प्रसाद पर्यंत? केंद्र के कर्मचारी है तो राष्ट्रपति के, और राज्य के है तो फिर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही कार्य कर सकते हैं। बाकी सेवा शर्तें तो इसके अंतर्गत बनाई देंगे कि 62 वर्ष तक रखना है, 65 वर्ष तक रखना है, 60 वर्ष में रिटायर करना है, 58 वर्ष में करना है। इसमें तो विधि बनाकर वो नियम बनाते ही रहेंगे, लेकिन अंतिम रूप से किसके प्रसाद पर्यंत?
राज्यपाल के और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। केंद्र के लोक सेवक, अब ये सरल सा क्वेश्चन पूछ लेंगे दिनेश कुमार जी, है ना, सरल सा क्वेश्चन। अब कॉपी में क्यों देख रहे हो? जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे इधर ही देख लो। जब मैं आप जिससे भी बात करता हूँ, मैं किसी से बात करता हूँ, लोग बात सोचते हैं अब भी सर ने बताया वही पूछेंगे, तो पहले कॉपी में देखने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना। तो अब सरल सा क्वेश्चन पूछ लिया कि केंद्र सरकार के लोक सेवक किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं? उसमें दिया रहेगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सीएजी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ऐसे नाम दिए रहेंगे। तो क्या उत्तर होगा इसका? तो केंद्र के हैं तो राष्ट्रपति, राज्य के हैं तो राज्य। क्योंकि उनका अधिकार है कार्यपालिका संबंधी शक्ति है। नियुक्ति संबंधी अधिकार किसको है? केंद्र में राष्ट्रपति को और राज्य में राज्यपाल को। तो जो नियुक्त कर सकता है वही उसे बर्खास्त भी कर सकता है। नियुक्तिकर्ता से निम्न स्तर का अधिकारी कभी भी बर्खास्त नहीं कर। ये लोक सेवकों के लिए एक नियम है। जो नियुक्तिकर्ता होता है वो या उससे उच्च स्तर का अधिकारी बर्खास्त कर सकता है, उससे निचले स्तर का अधिकारी कभी भी बर्खास्त नहीं कर सकता। वो अनुशंसा कर सकता है, टीप लिख सकता है, रिपोर्ट भेज सकता है, शिकायत कर सकता है, बर्खास्त हमें नहीं कर सकता। तो इसमें केंद्र सरकार की सेवाओं के लिए राष्ट्रपति और राज्य सरकार के यदि लोक सेवक है तो फिर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। लिखेंगे अगला आर्टिकल 311। आर्टिकल 311 यही वाला समझा रहा था अभी मैं। 311 इसमें लिखा हुआ है अच्छे से, संघ या राज्य के अधीन, संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत से नियोजित व्यक्तियों का पद से हटाया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना। क्लियर हो गया भाई? मतलब पद से हटाया जाना उसको, या अवनत किया जाना मतलब डिमोशन। मतलब यदि कोई स्कूल का हेडमास्टर है उसको सहायक शिक्षक बना दिया जाए, ऐसा कर सकता है क्या? उसके संबंध में क्या प्रावधान है ये दिया हुआ है। अब जैसे एसआई है उसको कांस्टेबल बना दे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। एसोसिएट प्रोफेसर है उसको असिस्टेंट प्रोफेसर बना दे, ऐसा हो सकता है? नहीं। असिस्टेंट प्रोफेसर को एसोसिएट बना सकते हैं, एसोसिएट को प्रोफेसर बना सकते हैं, लेकिन प्रोफेसर को एसोसिएट या एसोसिएट को असिस्टेंट नहीं बना सकते। उसके संबंध में कुछ नियम इसमें दिए हुए आर्टिकल 311। एक नियम इस संबंध में ही बता दिया मैंने। क्या बता दिया? कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। और एक अतिरिक्त बात बता दी थी कि नियुक्तिकर्ता से निम्न स्तर का अधिकारी या उसका अधीनस्थ अधिकारी कभी बर्खास्त नहीं कर सकता। तो इसमें ढेर सारी कंडिकाएं दी है। पहली कंडिका क्या दी है वो लिख लेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 311 ये क्वेश्चन एग्जाम में भी बनता है, और हमारे जब लोक सेवक बनना ही है आप लोगों को तो ये तो हमें पता होना ही चाहिए। लिखेंगे नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पद से नहीं हटाया जाएगा। ढेर सारा लिखा था मैंने, एकदम शॉर्ट में बता दिया। ठीक है। नियुक्ति करता है, जैसे मान के चलो कि जिला पंचायत सीओ या कलेक्टर ने नियुक्ति की है किसी पद पर, कलेक्टर महोदय ने नियुक्ति की है,
तो अपर कलेक्टर उसे पद से हटा नहीं सकते, ज्वाइंट कलेक्टर उसे पद से हटा नहीं सकते, डिप्टी कलेक्टर एसडीएम उसे पद से हटा नहीं सकते। और कमिश्नर हटा सकते हैं क्योंकि वो उच्च स्तर के अधिकारी। बात समझ में आ गई एकदम। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, क्या ऐसा है कि कलेक्टर या कमिश्नर कभी भी हटा देंगे? चलो अभी तुम्हें नियुक्त किया था हमने, लेकिन अब हटा देते हैं। नहीं, क्यों? सर कोई रीजन से हटाएंगे, कभी भी नहीं हटा सकते। रीजन होना चाहिए, और रीजन यदि उन्होंने पता कर लिया और हटा दिया, नहीं, सामने वाले को सुनने का पूरा अधिकार होगा। सामने वाला अपना स्पष्टीकरण देगा, कारण बताएगा, उसके बाद ही हटा सकते हैं यदि वो संतोषजनक नहीं होता है तो। ऐसे नहीं कि सामने वाले को बिना सुने ही पद से हटा दे। अब हमने उसको सुना और पद से हटा दिया, उसके बाद में भी उसके पास एक अधिकार है। कौन सा अधिकार है उसके पास में? जबरदस्ती जाके बैठे ऑफिस में, कौन सा अधिकार है? न्यायालय की शरण में रहने का अधिकार, मनचाहा वकील करने का अधिकार है, वकील से परामर्श लेने का अधिकार है। ये सारे अधिकार है और एक एक कंडिका है उसमें दी हुई है। दूसरी कंडिका पढ़ेंगे, किसी व्यक्ति को ऐसे जांच के पश्चात ही, ऐसे जांच के पश्चात ही जिसमें उसके विरुद्ध आरोपों की सूचना दी गई है, सूचना दी गई है, सूचना दी गई है और उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया गया है, अवसर प्रदान किया गया है। अब मान के चलिए, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एक आदेश निकला था कि इस तारीख को इतने बजे सब लोग इस कार्यालय में उपस्थिति देंगे, और जो उपस्थिति नहीं देंगे उसको, उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। ये आदेश निकल गया था, सामने वाले को मिल भी गया, उसने पावती भी दे दी कि आदेश मुझे मिल चुका है, और जब दूसरे दिन वहां पर बैठक हुई, वो पहुंचा ही नहीं, वो पहुंचा ही नहीं। अब क्या करें उसको, जबकि पहले ही लिख दिया था ना सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी। अब क्या करें? जॉब चली जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। उसे सुनने का अधिकार है ना, उससे पूछेंगे क्यों नहीं आए, और यदि वो अपना कारण से बता देता है कि मैं आधा घंटा पहले निकल गया था, यहाँ आ रहा था, रास्ते में दुर्घटना हो गई, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, मैं हॉस्पिटल में इस तारीख को भर्ती था, और मैं इस होशो हवास में नहीं था कि आप तक ये सूचना पहुंचा सके। अब ये तो उसने अपना स्पष्टीकरण दे दिया, अब वो संबंधित अधिकारी जांच करेगा, जांच होगी उसकी कि किस हॉस्पिटल में भर्ती थे, क्या हुआ, और यदि सही पाया जाता है तो सेवाएं बनी रहेगी, नहीं पाया जाता है तो फिर समाप्त हो जाएगी। ये है का बता दिया मैंने, मतलब उसको सुनवाई का अधिकार है, पूरा सुनवाई का अधिकार है। ठीक, बात क्लियर हो गई एकदम। ये काय में दिया हुआ है आर्टिकल 311। आर्टिकल 310 में तो ये बोल दिया था कि राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बने रहेंगे, लेकिन 311 में बता दिया कि ऐसे कोई उनको निकाल नहीं सकता, कुछ उनके भी अधिकार है। तो ये पूछा जाता है लोक सेवकों के कौन कौन से अधिकार है, तो ये अधिकार है उनके, ये अधिकार है उनको लोक सेवकों के। ठीक, आगे लिखेंगे, जहां किसी व्यक्ति को
आचरण के आधार पर पद से हटाया जाता है या अवनत किया जाता है, अवनत किया जाता है, जिसके लिए आपराधिक आरोप पर, जिसके लिए आपराधिक आरोप पर सिद्ध दोष ठहराया गया है, ठहराया गया है। बड़ा सरल है एकदम, शब्दों पे मत जाना। मैंने बताया ना, जो समझ में आए वो लिखना एग्जाम में। अब जैसे आपराधिक आरोप, हम दूसरी बात नहीं करते, हम रिश्वत की बात कर लेते हैं। रिश्वत की बात कर लेते हैं। ये आदमी रिश्वत लेता है, ये लोक सेवक कोई भी काम करने के लिए रिश्वत लेता है। लोगों की शिकायत करने से काम चल जाएगा क्या? नहीं, उसे दोष सिद्ध दोष लिखा है ना, ठहराना पड़ेगा। लोकायुक्त रंगे हाथों पकड़ ले, केस चले उसके ऊपर। न्यायालय यदि दोष सिद्ध ठहरा देता है तो फिर तो उसकी सेवाएं समाप्त हो जाएगी। आपराधिक मामले में तभी सजा दी जाएगी जब उसे दोष सिद्ध ठहराया जाएगा। सिर्फ आरोप लगने से काम चलेंगे क्या? नहीं। लोग रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाते हैं, फिर भी 10-10 साल तक नौकरी कर लेते हैं, 5-5, 6-6 साल तक नौकरी कर लेते हैं। लेकिन जब न्यायालय उसे एकदम दोष साबित हो जाएगा तो फिर उनकी नौकरी भी जा सकती है, सजा भी हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी ने शिकायत कर ली और उसे अपराधी मान के उसे निलंबित कर दिया जाए, ऐसा होगा क्या? नहीं। आर्टिकल 312 एकदम चीर परिचित, सबको पता है ये, और ये पता नहीं है तो फिर पढ़ाई करना छोड़ देना चाहिए पुराने बच्चों को। आर्टिकल 312 नए हैं तो कोई बात ही नहीं। आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवा, आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवाएं कौन का, किसका अधिकार है? राज्यसभा का, राज्यसभा का। लिखेंगे, इसमें लिखेंगे अच्छे से, ये जैसा का वैसे ही लिखना पड़ता है। 2-3 बार मैंने मेंस में लिखा है 312, आर्टिकल 312, ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है। इसी बात के होते हुए भी यदि राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जा सकता है, किया जा सकता है। क्लियर हो गया? अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती है? अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं। हाँ अर्जुन, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, राज्य के किसी भी राज्य में करते हैं। ठीक है, और किसी राज्य के अधीन ये सेवाएं प्रदान करते तो अखिल भारतीय सेवाएं, जैसे IAS, IPS और IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। और अखिल भारतीय सेवाएं ये है केंद्रीय सेवाएं, जो केंद्र सरकार ही नियुक्त करती है, केंद्र सरकार के अधीन किसी विभाग में ये सेवाएं देते हैं, तो ये केंद्रीय सेवाएं। जैसे आयकर सेवा, फॉरेन सर्विसेज, केंद्र सरकार ही नियुक्त करती है, भर्ती करती है, और केंद्र सरकार के किसी विभाग में ये सेवाएं देते हैं, तो ये कौन सी सेवाएं हैं?
इंडियन रेलवे है, ये केंद्रीय सेवाएं हैं। बात समझ में आ गई ना, अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के अंतर्गत। तो अखिल भारतीय सेवाएं राज्यसभा, आर्टिकल 312 क्या प्रावधान है? उपस्थित और कुल सदस्यों के 2/3, उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों के 2/3 सदस्यों से एक संकल्प पारित कर दे तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 313 संक्रमणकालीन उपबंध, संक्रमणकालीन उपबंध, संक्रमणकालीन उपबंध। क्या है संक्रमणकालीन उपबंध? संक्रमण काल किसे कहते हैं? बारहवीं पास हो गए आप? आपसे पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। 12वीं पास हो गए, अब कॉलेज में जाना है एडमिशन लेने के लिए, तो 12वीं का एग्जाम देने और कॉलेज में एडमिशन लेने के बीच का जो काल होता है, ये एक तरीके का संक्रमण काल है। तब हमें ढेर सारे मतलब बीच में है, न इधर न उधर, बीच में है, तो उसे क्या बोलते हैं? संक्रमण काल। जैसे 2 स्टेट की बाउंड्री है, 2 स्टेट की बाउंड्री है, तो वहां पर क्या होता है? जैसे चाचा एमपी में रहते हैं, मामा महाराष्ट्र में रहते हैं, होता है ना, तो ये हो गया ना संक्रमण। हमारा बैतूल जिला, रहते बैतूल में, बोलते मराठी है, महाराष्ट्र की भाषा, तो ये क्या है? एक तरीके का संक्रमण। संक्रमण तो ऐसे मतलब 2 समयावधि या 2 स्थानों के बीच की जो मुख्य दूरी जो समय होता है, वो क्या कहलाता है? संक्रमण। तो यही संक्रमण कालीन उपबंध कि अब 1950 में संविधान लागू होगा, अब 1948, अब ये बीच में, अब तुरंत ही एक दिन में तो पूरा संविधान लागू नहीं हो जाएगा, तो उस बीच में किस तरीके से क्या किया जाएगा? भाई संविधान बना दिया, अब इसे लागू करने वाले कर्मचारी चाहिए, अधिकारी चाहिए, वो अभी है नहीं, तुरंत तो पूरी नियुक्तियां होगी नहीं, तो उस बीच में क्या प्रावधान होगा? इसके लिए क्या किया है? कुछ संक्रमण कालीन उपबंध लोक सेवकों के लिए। तो लिखेंगे इसमें, जब तक इस संविधान के अधीन इस निमित्त अन्य उपबंध न किए जाते हैं, तब तक संविधान के प्रारंभ के ठीक पहले गठित लोक सेवक व उनके पद बने रहेंगे। क्लियर एकदम? अब जैसे एक नाम आता है वीके मेनन, नाम सुना है आप लोगों ने? कौन थे ये? मेनन रियासती विभाग के सचिव थे, है ना, जो रियासती विलीनीकरण विभाग बना था 1947 में। जब देश आजाद हुआ, स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ, तो जो 565 या उससे अधिक रियासतें थी, तो इसको इस बात की स्वतंत्रता दी गई थी कि वो या तो हिंदुस्तान में शामिल हो जाए, या पाकिस्तान में शामिल हो जाए, या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखे, ये स्वतंत्रता दी गई थी। अब हुआ क्या कि भारत की जो रियासतें थी, तो उसमें एक रियासत विभाग बनाया गया, और उस विभाग के मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और
उस समय एक फेमस आईएएस अधिकारी थे जो ब्रिटिश सेवा में थे, वीके मेनन। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको अपना सचिव नियुक्त किया। तो मेनन साहब बोलते हैं कि नहीं सर, मेरे से काम नहीं हो पाएगा। बोले क्यों? मैंने बोले अपना पूरा जीवन अंग्रेजों की सेवा में बिता दिया, अंग्रेजों के लिए काम किया है। अब मैं यदि कोई काम करता हूं तो बोले लोगों को विश्वास थोड़ी होगा कि मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, लोग मुझे शक की नजर से ही देखेंगे, बोले अंग्रेजों का स्वामी भक्त ही समझेंगे, तो मेरी जगह किसी और को नियुक्त कर दिया जाए। और वैसे बोले नया संविधान लागू हो रहा है, नया संविधान बन रहा है, तो पुराने पद तो वैसे ही समाप्त हो जाएंगे। तब ये कंडिका भी जोड़ दी कि नहीं, वे जो संक्रमण काल में है तो जो पहले के पद या लोक सेवक पहले से नियुक्त है वो बने रहेंगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला कि नहीं, आप योग्य व्यक्ति हैं, जिस निष्ठा के साथ में आपने अंग्रेजों की सेवा की है उसी निष्ठा के साथ में अब देश की भी सेवा करना है। और उन्हें रियासती विलीनीकरण विभाग का सचिव नियुक्त किया था। बात क्लियर हो गई? ये आर्टिकल की यदि उससे पहले, स्वतंत्रता के पहले या संविधान लागू होने के ठीक पहले जो लोक सेवक थे या जो पद बने हुए थे, जब तक संविधान में कोई उपबंध करके उन्हें खत्म न किया जाए तब तक वो बने रहे। क्लियर होगी बात है? अब हम आर्टिकल 314 कुछ सेवाओं में विद्यमान अधिकारियों के संरक्षण के लिए उपबंध। लेकिन अब इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसे समाप्त कर दिया है, निरसित कर दिया, खत्म कर दिया। अब किसी के लिए कोई उपबंध नहीं है कि ये सेवाएं बनी ही रहे। तीन 315 अभी सिर्फ हम आर्टिकल लिख रहे हैं, बाकी डिटेल हम बाद में लिखेंगे। 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। आर्टिकल 315 बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको हम कल डिटेल में पढ़ेंगे। संघ व राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। भाई इसमें तो दे दिया सेवा शर्तें, और ये राज्य भी बनाएगा, केंद्र भी बनाएगा, लेकिन इसके लिए कोई एजेंसी होना चाहिए। तो नियुक्ति वाली एजेंसी कहाँ बनाई है? 315 आर्टिकल 315 बार बार ये पूछा जाता है। देखो ये वाला भी दो जगह है, एक तो संविधान में भी है और दूसरा यूनिट 10 आयोग में भी हमें पढ़ना है। तो इसलिए जो संविधान में उसको हम यहाँ पढ़ेंगे, आयोग में जो है उसको कल पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 315 संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। बाद में फिर 7वां संविधान संशोधन, इसमें संशोधन भी किया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राष्ट्रपति जो है संयुक्त लोक सेवा आयोग का भी गठन कर सकता है। कल हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। आर्टिकल 316 सदस्यों की नियुक्ति व कार्यकाल। सदस्यों की नियुक्ति व कार्यकाल या पदावधि। सदस्यों की नियुक्ति व पदावधि। किसके द्वारा की जाती है? सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति देखो, संघ लोक सेवा आयोग या संयुक्त लोक सेवा आयोग, संघ और संयुक्त, इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा। बस ये 316 संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग
इनके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग व संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा। कार्यकाल कल हम और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आज संक्षिप्त में तो पढ़ ही लेते हैं। कितना होता है अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। और राज्य के लिए 6 वर्ष या 62 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो। दोनों चीज अलग है, नियुक्ति और पदावधि। पदावधि में क्या? केंद्र के लिए। देखो अब नियुक्ति, अब इसको ऐसा कर देते हैं, नियुक्ति, नियुक्ति, और दूसरा क्या है? पदावधि। अब यही 3 नंबर का क्वेश्चन आए तो हमें बड़े कम शब्दों में लिखना पड़ेगा। तो नियुक्ति संघ व संयुक्त, क्या हो गया? राष्ट्रपति। और राज्य की बात करें तो संबंधित राज्य के राज्यपाल। ठीक। अब पदावधि संघ के लिए, संघ के लिए 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। और इधर क्या हो जाएगा? राज्य व संयुक्त, क्या? 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। बात क्लियर हो गई एकदम? जो भी पहले हो। अब 317, आर्टिकल 317, आर्टिकल 317 क्या है हेमलता जी? 317, हाँ, मतलब ये पत्थर की लकीर नहीं है पदावधि। 6 वर्ष या 65 वर्ष से पत्थर की लकीर है क्या? नहीं, बीच में भी उनको हटाया जा सकता है। तो ये लिखेंगे, संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना या निलंबित किया जाना, हटाया जाना या निलंबित किया जाना। कौन हटाएगा इन्हें? अभी पढ़ लिया मैंने, नियुक्ति करता से नीचे वाला अधिकारी तो निलंबित कर नहीं सकता, तो वही राष्ट्रपति या राज्यपाल। इसे कल हम डिटेल में और पढ़ेंगे। राष्ट्रपति, राज्यपाल। अभी सिर्फ शॉर्ट में लिख लो। फिर आर्टिकल 318, आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा व शर्तों के बारे में, सेवा व शर्तों के बारे में नियम बनाने की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति किसको होगी? किसको होगी? सेम ऐसी पैटर्न लिखेंगे। यस, संघ व संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्य तो राष्ट्रपति, और राज्य के तो संबंधित राज्य के राज्य। सेवा शर्तें, नियम बनाने की शक्ति किसको है? संघ लोक सेवा आयोग या संयुक्त लोक सेवा आयोग के लिए राष्ट्रपति को है, और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों के लिए नियम बनाने की शक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल को। ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश के लोक सेवकों के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल नियम बना दे, ऐसा है क्या? नहीं। इसलिए हम क्या लिखेंगे वहां पे शब्द? संबंधित राज्य के
राज्यपाल। नंबर काटने वाले को सिर्फ नंबर काटने का बहाना चाहिए, और आपने राज्य लिख लिया तो बोलेंगे इसको इतना क्लियर नहीं है, और एक नंबर काट सकते हैं, इसलिए क्या लिखना पड़ेगा, संबंधित राज्य के राज्यपाल। अब यदि वहां क्वेश्चन घुमा दे, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें व नियम बनाने की शक्ति किसके पास में है, तो फिर लिखेंगे मध्य प्रदेश के राज्यपाल। फिर संबंधित राज्य के राज्यपाल नहीं लिखेंगे, जब नाम दिया है तो फिर क्या लिखना पड़ेगा, मध्य प्रदेश के राज्यपाल। बात क्लियर एकदम। आर्टिकल 320 नहीं 319, पहले 319 लिखेंगे। आर्टिकल 319 आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध या पद पर न बने रहना, पद पर न बने रहना। बड़ा सरल है, इसमें समझने की जरूरत है। अब देखो सीधी सी बात है, अब लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, कितने डिप्टी कलेक्टर, कितने डीएसपी का इंटरव्यू लिया होगा, उनको नियुक्ति पत्र उनके द्वारा जारी किया जाएगा, ठीक है। अब मध्य प्रदेश में कहीं वो नौकरी करता है तो वो जो दूसरे अधिकारी हैं उनको ज्यादा मान सम्मान दे, उनकी हर गलती को भी स्वीकार कर लेंगे, कोई कार्यवाही करेंगे क्या उसके ऊपर, नहीं। तो इसलिए इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है कि अब आप कहीं पर काम नहीं कर सकते। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अध्यक्ष बन सकते हैं सिर्फ, संघ लोक सेवा आयोग। अब हम एक तरफ से शुरुआत करते हैं, पहले समझो, फिर जो समझ में आए वो लिख लेना, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें हम देखते हैं संघ लोक सेवा आयोग, संघ, फिर संयुक्त, और तीसरा है राज्य, ठीक। पहले हम इसके अध्यक्ष को देखते हैं, तो अध्यक्ष तो कहीं काम नहीं करेगा, अध्यक्ष कहीं पर भी काम नहीं कर सकता। बात क्लियर हो गई। जो सदस्य हैं वो अध्यक्ष बन सकता है, सिर्फ संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, दूसरी जगह सिर्फ एक ऑप्शन उसके पास में है। और संयुक्त और राज्य के लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं इनके लिए क्या चांस है, या तो दूसरे लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, जैसे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का सदस्य था, रिटायर हो गया, तो महाराष्ट्र के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, ठीक। संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य भी बन सकता है, अध्यक्ष भी बन सकता है, ये इतने भर बन सकते हैं, बाकी दूसरी जगह कहीं पर भी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है। बात क्लियर हो, योगेश जी, है ना। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कहीं कुछ नहीं कर सकता, जो सदस्य है वो अध्यक्ष बन सकता है। अन्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। अन्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं वो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य भी बन सकते हैं, अध्यक्ष भी बन सकते हैं, अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी बन सकते हैं, सदस्य अध्यक्ष बन सकते हैं। कुल मिलाकर क्लियर होगी बात, आपके समझ में आ रहा है। अभी 2-4 दिन तो आपको ऐसा लगेगा लठ पड़ रहे हो कहीं पे, है ना, लगेगा ऐसा। तो अभी ये महीना भर हो गया, उनके समझ में नहीं आया, अभी तक इनके समझ में नहीं आया। तो ये पीएससी की तैयारी ही ऐसी चीज है, इसमें समझ में नहीं आता। लोग तो 10-10 साल पढ़ते रहते हैं, उनको समझ में नहीं आया अभी तक कि पीएससी की तैयारी हमें कैसे करना चाहिए। आर्टिकल 320 लोक सेवा आयोग के कार्य, लोक सेवा आयोग के कार्य।
बड़ा सरल सा क्वेश्चन है भाई, बड़ा सरल सा क्वेश्चन है। अभी क्या हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती वाली प्रोसेस चल रही, विज्ञापन निकला ना आप लोगों के साथ में, प्रशासनिक के साथ में विज्ञापन निकला ना ढेर सारा। 3 ग्रुप में वो एग्जाम हो रहे हैं, जनवरी में है, नवंबर में है, मतलब 2024 में पूरा साल ले रहा है उसमें। आपने देखा नहीं होगा विज्ञापन ध्यान से, कि देखा नहीं देखा, आपने देखा है? कब कब है परीक्षा? मई में, हाँ, और फिर नवंबर में। नवंबर में 3 बार है ना? तो देखो मई में है, फिर नवंबर में। देखो मई से सीधा नवंबर में, कुछ सब्जेक्ट की मई में है और कुछ सब्जेक्ट वाले एग्जाम कब देंगे? जनवरी में भी है। हाँ, जनवरी में भी है। जनवरी में है, मई में है और नवंबर में। इतना गैप होना चाहिए कि 3 दिन में 3 दिन में भी तो पेपर ले सकते थे ये सब, लेकिन कितना सारा गैप दे दिया उसमें। क्यों दे दिया? हो सकता है सब मिलके एक साथ खड़े ना उधर आंदोलन के लिए, फूट डालो और शासन करो। सरकार के मतलब पहले से हमें विरासत में मिला है, फूट डालो और शासन करो। अमरदीप जी, अब तुम अदालत में बस चल जाना, रिकॉर्ड हो रहा है ये सब। तो जो भी हो, हमें क्या लेना देना उससे, लेकिन बता रहा हूं मैं ये अलग अलग। तो क्या कार्य है लोक सेवा आयोग की? और हाँ, जो मैं बता रहा था, अब जो इससे खुश नहीं है वो धरना दे रहे हैं। कहां पर दे रहे हैं? लोक सेवा आयोग में। लोक सेवा आयोग में आज भी दे रहे हैं, कल भी दिया था, धरना देने वाले। अभी क्या काम है लोक सेवा आयोग का? विजय बताओ, क्या करता है लोक सेवा आयोग? सर परीक्षा करवाना। गुड, इतना ही तो बोलना था, परीक्षा करवाना। लोक सेवा आयोग का काम क्या है? वो नियुक्ति नहीं करता कभी। सरकार एक आदेश देती है, विभाग जो है, चाहे हायर एजुकेशन हो या फिर राजस्व विभाग हो, पिछड़ा वर्ग विभाग हो, जो भी विभाग हो, बोलते हैं कि हमारे यहाँ इतने पद खाली है और इनके लिए आपको भर्ती करके देना है, आपको परीक्षा लेना है, परीक्षा ले कंडक्ट करवाना है, साक्षात्कार लेना है उनका, और एक सूची बनाकर हमें दे देना है। नियुक्ति पत्र तो विभाग देगा। लोक सेवा आयोग कभी किसी को नियुक्ति पत्र देता है क्या? नहीं। बात समझ में आ रही ना? क्या काम है? परीक्षाओं का आयोजन करना, साक्षात्कार लेना, सिलेबस के संबंध में सलाह देना। सिलेबस यही होना चाहिए। परीक्षा पद्धति में परिवर्तन करना है, नया कुछ जोड़ना है, कुछ घटाना है, उसके संबंध में सरकार को सलाह देना, ये काम है इसका। बाकी निर्णय कौन लेता है? सेवा शर्तें तो नहीं बना सकते नहीं। सेवा शर्तें कौन तय करता है? राज्य विधि बनाकर करेगी लोक सेवकों के लिए। बात समझ में आ गई ना? तो इनका काम सिर्फ इतना ही है, हम इनको ज्यादा दोष नहीं दे सकते। वे आप भर्ती क्यों नहीं कर रहे हो, इसका निर्णय इनके हाथ में है क्या? नहीं, इनका काम है परीक्षाओं का आयोजन करना, रिजल्ट देना, भर्ती करना सरकार का काम। तो समझ में आ गया होगा। कार्य, तो ये कार्यकाल में दिए हुए आर्टिकल 320, आर्टिकल 320। हम बात कर रहे हैं 321, आर्टिकल 321। क्या होगा 321 में? लोक सेवा आयोग के कृत्यों का, कृत्य मतलब कार्यों का विस्तार करने की शक्ति। इनके कार्य तो अभी बता दिया हमने, एग्जाम कंडक्ट करवाना, ये काम है इनका। लेकिन इनको ज्यादा काम दिया जाना है तो कौन देगा इन्हें ज्यादा काम? विस्तार करवाना है तो इसके लिए विधि बनाकर ही किया जा सकता है। तो केंद्र के लिए संसद और राज्य के लिए राज्य विधान मंडल विधि बनाकर इनके कार्यों में विस्तार कर सकती है। क्लियर एकदम? लिखेंगे, यथास्थिति संसद द्वारा या राज्य के विधान मंडल द्वारा विधि बनाकर अतिरिक्त कृत्यों के
या अतिरिक्त कार्यों के प्रयोग के लिए उपबंध कर सकेगा, उपबंध कर सकेगा, उपबंध कर सकेगा। क्लियर हो गया? तो जो कार्य है वो तो है ही, उसमें अतिरिक्त कोई कार्य देना है तो अतिरिक्त कार्य तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक विधि बनाकर उसे न दिया जाए। ये केंद्र के लिए संसद बनाएंगे, राज्य के लिए राज्य विधानमंडल बनाएंगे। 322 लोक सेवा आयोगों के व्यय, लोक सेवा आयोगों के व्यय। बड़ा सरल है, ये तो पता ही चल गया होगा, प्रिया को तो पता है। संचित निधि सीधी। हाँ, संचित निधि से, लेकिन वहां पे थोड़ा सा तो और कुछ बोलना था आपको। भाई केंद्र का है तो केंद्र की संचित निधि से, और राज्य का है तो संबंधित राज्य की संचित निधि से। वेतन भत्ते व्यय संबंधित राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे। शब्द बड़े नपे तुले रहते हैं, भारित होंगे, है ना, संचित निधि पर भारित होंगे। लिख सकते हैं इसे, संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय व वेतन भत्ते पेंशन, पेंशन भी उसी से देंगे, वेतन भत्ते पेंशन, भारत की संचित निधि व संबंधित राज्य की संचित निधि पे पर भारित होंगे, पर भारित होंगे। अब इसको और अच्छे से समझ लो। भाई केंद्र का मामला है तो केंद्रीय संचित निधि पर, और राज्य का है तो संबंधित राज्य की संचित निधि पर। इनके जो व्यय है वो भी कार्यालय के व्यय भी, और उसमें पदस्थ जो अध्यक्ष सदस्य अन्य कर्मचारी है उनके वेतन भत्ते और पेंशन, पूरा का पूरा संबंधित राज्य की संचित निधि पर। आर्टिकल 323, ये तो योगेश को भी पता है। आर्टिकल 323 प्रतिवेदन, ये क्वेश्चन पूछा गया था। प्रतिवेदन, आर्टिकल 323 प्रतिवेदन। हाँ, केंद्र से संबंधित होगा तो राष्ट्रपति को सौंपेंगे, हाँ, और राज्य से संबंधित होगा तो राज्यपाल। हम सीएजी का प्रतिवेदन थोड़ी पढ़ रहे हैं कि केंद्र से संबंधित है तो राष्ट्रपति को, और राज्य से संबंधित है तो संबंधित राज्य के राज्यपाल को। भाई देखो, इसमें संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपेंगे, वार्षिक प्रतिवेदन, और राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष राज्यपाल को देंगे। ये मतलब आपने एकदम सही बोला, लेकिन जो शब्दावली जो इस्तेमाल की ऐसा लगा जैसे आप सीएजी का प्रतिवेदन बता रहे हो। भाई एक ही व्यक्ति थोड़ी सौंपेगा। भाई ये मैं हूँ सीएजी, अब मैं देख रहा हूँ ये इतने सारे कागज है, ये इसका इसको दे दिया, ये इसका इसको दे दिया, ये इसका इसको दे दिया। इसमें क्या है, हर व्यक्ति है, उसका अलग प्रतिवेदन है और अलग व्यक्ति को देना है। केंद्र लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अलग है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अलग है, महाराष्ट्र राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अलग है, और ये अपने अपने राज्यपाल को और राष्ट्रपति को प्रतिवेदन सौंपेंगे। और सीएजी क्या होता है, अकेला ही होता है और सबको जिसका है उसको देते जाता है। बात क्लियर हो गई नहीं? अब यहाँ थोड़ा सा अलग है। संयुक्त लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना प्रतिवेदन किसको देगा? क्योंकि वो तो दो दो तीन तीन राज्यों के लिए है, फिर किसको देगा? विजय जी आप बताओ सोच के। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे एक और सरल कर देता हूं, मान के चलो महाराष्ट्र और गोवा,
महाराष्ट्र और गोवा के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। आर्टिकल 323 के तहत अध्यक्ष जो है वो अपना प्रतिवेदन किसको सौंपेंगे? सर संबंधित राज्य के राज्यपाल। दोनों राज्यपाल को देंगे। नहीं। हाँ, सर वो जिस राज्य में आयोग का ये कार्यालय उसके राज्यपाल को। हाँ, योगी थे। राष्ट्रपति को देंगे ना भाई, सीधी सी बात है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रतिवेदन किसको देंगे? राष्ट्रपति को। इसमें इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। योगेश कुमार भी कंफ्यूज हो गए थे आप जरा। किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। और फिर राष्ट्रपति महोदय संबंधित राज्यपाल को। अलग बात क्लियर हो गई एकदम। तो ये हो गया भाग 15 संविधान का, सॉरी भाग 13, भाग 13 14, हाँ भाग 14, ठीक है। भाग 14 323 तक कहां से पढ़ा अपन ने? भाग 14 308 से 323 तक। संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में प्रावधान तो भाग 14 में है 315 से 323 तक। 315 से 323 तक। ऐसे ही हमें भाग 15 पढ़ना होता है। भाग 15 10 मिनट हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आयोग हम कल पढ़ेंगे। संघ लोक सेवा आयोग भी, राज्य लोक सेवा आयोग भी, निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग भी। 100% निर्वाचन से संबंधित एक न एक क्वेश्चन इस साल पूछा जाएगा। 100%। बहुत ज्यादा हमें इसे पढ़ने की जरूरत है। कारण क्यों? क्योंकि इस साल निर्वाचन है, चुनाव है, संसद के भी चुनाव है और राज्य विधानमंडल के भी चुनाव है। मध्य प्रदेश राज्य विधानमंडल के भी चुनाव है। तो एक एक चीज हमें इससे संबंधित पढ़ना होगा। तो संविधान का भाग 15, संविधान का भाग 15 काय से संबंधित? निर्वाचन। भाग 15 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? हाँ, किसी ने बोला क्या कुछ? यह भाग 3 लिख दिया था, ये भाग 13 था। भाग 15 पढ़ेंगे। संविधान का भाग 15 25 जनवरी ये पढ़ रहे थे, 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। मतदान क्या मतलब होता है? मतदान का, हाँ, मतदान का मतलब क्या? वोट देना। तो नेगेटिव शब्द है। मत यानी नहीं। मत यानी क्या होता है? नहीं। क्या मतलब है? सरिता अब बताओ। मैंने कितना एकदम तोड़ मोड़ दिया उसको, तो अब बताओ मतदान का मतलब क्या होता है? मत यानी अपने विचार भी होते हैं। हाँ, विचार भी होते हैं। सर आपका क्या मत है? क्या मत है? तो दोनों को साथ में ले लेते हैं ना अपन, विचार को भी और वोट को भी। चाहे विचार हो या वोट हो, किसी को दान नहीं करना है। दान नहीं करना बल्कि देना है। और कैसे देना है? सोच समझ कर देना है, निर्णय लेना है। अच्छा है, बुरा है, क्या है, क्या नहीं है, भविष्य कैसे किसी के हाथ में दे दे। तो इसको दान नहीं करना है बल्कि क्या करना है? देना है। मतदान का मतलब है कि दान नहीं करना है बल्कि सोच समझ के। ऐसा नहीं यार दे देते किसी को भी, क्या करना पड़ता है? 100 में से क्या बोला है? 100 में से बाद में बताऊंगा। अब इसको बाद में बताऊंगा। नाना पाटेकर जी के पास जाना पड़ेगा, फिर वो सही जवाब देंगे। तो निर्वाचन भाग 15 निर्वाचन।
भाग 15 निर्वाचन। और अनुच्छेद 324, आर्टिकल 324, आर्टिकल 324, एक एक चीज हमें पता होना चाहिए। आर्टिकल 324 निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्वाचनों के अधीक्षण, नियंत्रण व निदेशन व नियंत्रण की शक्ति निर्वाचन आयोग में। इतना ज्यादा पता हो या ना हो, लेकिन ये तो पता होना चाहिए। भाग 15 आर्टिकल 324, आर्टिकल 324 क्या निर्वाचन की बात है? निर्वाचन का अधीक्षण करना हो, मतलब अध्यक्ष जो भी होंगे, निदेशन जो भी निर्देश देना हो, जो नियम बनाना हो, और नियंत्रण। भाई निर्वाचन जब हो रहा है तब शांतिपूर्ण तरीके से निर्वाचन हो जाए, तो उसके लिए यदि कोई कंट्रोल करना है, कोई नियम बनाना है, सख्ती करना है, तो ये सब कुछ कौन करेगा? निर्वाचन आयोग करेगा। इसमें कोई न्यायपालिका का हस्तक्षेप नहीं है, विधायिका का हस्तक्षेप नहीं है, कार्यपालिका का हस्तक्षेप नहीं है। कौन करेगा? निर्वाचन आयोग करेगा, सीधा सा। अब इसमें बीच में कोई कड़ी है क्या? नहीं। ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। और ये प्रावधान काय में दिया हुआ है? आर्टिकल 324, आर्टिकल 324। अब दूसरी कंडिका क्या दी है इसमें? पहला तो ये हो गया, दूसरी कंडिका दी है निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त से यदि कोई हो जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। बड़ा सरल है एकदम। फिर निर्वाचन आयोग जो है वो एक सदस्यीय है या बहुसदस्यीय है? तो पहले एक सदस्यीय था, कल हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। फिर 1989 में बहुसदस्यीय हो गया, फिर एक सदस्यीय हो गया, और 1993 से क्या है? कंटिन्यू बहुसदस्यीय बना हुआ है। मतलब एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त, तो ऐसे बहुसदस्यीय निर्वाचन आयुक्त है। और इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन, अपने मन से नहीं कर देते किसी को भी, संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन ही है जो राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। तो ये काय में दिया हुआ? आर्टिकल 324(2), आर्टिकल 324(2 बताया ना कंडिका मैंने। आगे लिखेंगे 3 में, इसको लिखना भी जरूरी नहीं है। 3 जैसे अन्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो अध्यक्ष भी हो सकता है जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त काम पर न, तो अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर सकता है। इसे हम डिटेल में कल पढ़ने वाले हैं, तो ये कंडिकाओं पे उतना ज्यादा नहीं देखेंगे। अब हम सीधी बात करते हैं आर्टिकल 325, ये सबको पता होना चाहिए। आर्टिकल 325 धर्म, मूल वंश, धर्म, मूल वंश, जाति व
लिंग का भेद किए बिना किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना। क्लियर हो गया? भारत का कोई भी व्यक्ति हो, प्रत्येक मतदान केंद्र पीएस जिसे बोलते हैं, पीएस मतलब पोलिंग स्टेशन। हर एक क्षेत्र का 1200 वोटर होते हैं और उसके लिए पोलिंग स्टेशन बना दिया जाता है। मतदान केंद्र की एक मतदाता सूची होती है। मतदाता सूची में उस क्षेत्र के मतदाताओं के नाम क्रमांक से लिखे हुए होते हैं और उस मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का कार्य सालों तक चलते रहता है। हर जनगणना के पश्चात, निर्वाचन के पहले मतदाता सूची का वाचन किया जाता है, उसको अपडेट किया जाता है, नए नाम जोड़े जाते हैं, पुराने नाम हटाए जाते हैं। ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो कोई भी व्यक्ति सिर्फ लिंग के आधार पर कि ये महिला या पुरुष है, जाति के आधार पर कि ये इस जाति का है, उस जाति का है, मूल वंश के आधार पर कि ये तो वो उधर घोगरी कला पोखरा कहाँ का रहने वाला है तो इसको वोट देने का अधिकार नहीं। तो इस आधार पर कोई अपात्र होगा क्या? नहीं। अपात्र होने का आधार दूसरा, ये भारत का नागरिक ही नहीं है, तो उसका नाम जुड़ेगा क्या मतदाता सूची में? नहीं जुड़ेगा। इस आधार पर उसे अपात्र घोषित कर सकते हैं या सक्षम न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित कर दिया हो, सजायाफ्ता, इसके लिए कुछ सोच सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो बताया हमने धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करने से कोई अपात्र नहीं होगा। जिसकी भी भाई एक निर्धारित आयु प्राप्त हो जाती है, पहले 21 वर्ष थी और फिर 61वां संविधान संशोधन 1989 इसके द्वारा कितना कर दिया? 18 वर्ष कर दिया। ये आयु प्राप्त करने के बाद में हर व्यक्ति पात्र होगा, किसी को अपात्र नहीं किया जा सकेगा। ये काय में दिया हुआ है? आर्टिकल 325 याद रहेगा, मतदाता सूची जिसे बोलते हैं, मतदाता सूची। अभी आप जाके देख सकते हैं, आप लोगों के जो बीएलओ होता है, एक हर मतदान केंद्र का एक बीएलओ होता है, बीएलओ के पास में मतदाता सूची होगी। आप लोग अपना अपना नंबर देख सकते हैं, क्रमांक देख सकते हैं। कोई संशोधन करना हो तो ये प्रोसेस अभी चल रही है। फिर आर्टिकल 326 इसको रेड से लिख लिया मैंने, क्या ये? वयस्क मताधिकार। एक ही शर्त है मताधिकार की, कौन सी? वयस्क होना चाहिए, अर्थात 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेना चाहिए। फिर किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है तो फिर वो वोट देने का अधिकार है। ठीक, ये प्रावधान दिया है आर्टिकल 326। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर पुनः वयस्क मताधिकार के आधार पर पुनः हमने दो ही संस्था की बात की है, लोकसभा और राज्य विधान सभा। यह क्वेश्चन बना सकते हैं और आप लोग फंस भी सकते हो यदि हमने अच्छे से विचार नहीं किया। इसमें दिया रहेगा लोकसभा, राज्यसभा,
राज्य विधानसभा, तो फिर कौन सा नहीं है इसमें? राज्यसभा नहीं है, राज्य विधान परिषद नहीं है। राज्य विधान परिषद और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है। याद रहेगा सरिता जी? पक्का? कल पूछूंगा मैं, ठीक? और इसके लिए आयु कितनी थी? नहीं, 21 वर्ष थी। और फिर 61वां संविधान संशोधन। अब यदि यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इसमें 61वां संविधान संशोधन 1988 कब का है ये? 1988। लागू कब हुआ है? तो ये है 1989 में पारित होने के बाद। लेकिन क्रम कौन सा है ये? 1988 में लाया गया था, तो इसके नाम से कभी भी 88 लिखा रहेगा। इतने सरल से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और हम तो वही याद करते हैं जो आप पढ़ाते हैं, जो मैं बता देता हूँ वही याद कर लेते हैं, गलत भी करके आ जाते हैं और फिर सीना ठोक के बोलते हैं सर मेरा ये क्वेश्चन आपकी वजह से गलत हुआ था। क्यों अमरदीप? सर ये मेरा क्वेश्चन आपकी वजह से गलत हो गया था। तो इसलिए मैं अब क्या काफी अनुभव हो गया ना, तो मैं बच्चों के रग रग से वाकिफ हो गया हूँ, तो इसलिए मुझे पता है कि कहाँ गलती कर सकते हैं। तो पहले ही बता भी देता हूँ कि यहाँ गलती कर सकते हो, इसलिए ऐसा समझने की जरूरत है। तो ये है 88 का। जैसे 73वां संविधान संशोधन 1992, 74वां संविधान संशोधन 1992, आएगा भी 1993, लेकिन हम पढ़ते कब है? 92। क्रम यदि लिखेंगे तो 92 ही रहेगा। तो इसका 61वां संविधान संशोधन 1988 द्वारा 1989 में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यह हमें पता होना चाहिए। आर्टिकल 326, आर्टिकल 327, आर्टिकल 327, आर्टिकल 327 विधान मंडलों के लिए, विधान मंडलों के लिए, विधान मंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में, निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति, संसद की शक्ति। अब केंद्र सरकार, ये जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है ना, वो निर्वाचन किस किस के लिए करता है? अभी पढ़ लिया अपन ने। किस किस के लिए चुनाव करता है केंद्रीय निर्वाचन आयोग? लोकसभा और राज्य के लिए संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। गुड, ये पहले पढ़ा अपन ने। देखो संसद के दोनों सदन, राज्य विधानसभाओं के दोनों सदन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब के निर्वाचन कौन करता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। और दो तरीके से करता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष चुनाव दो सभाओं के, एक लोकसभा, राज्यसभा, बाकी सबके अप्रत्यक्ष। हाँ वही, मतलब लोकसभा, राज्य विधानसभा के प्रत्यक्ष होते हैं और बाकी इसके अप्रत्यक्ष होते हैं। बाकी अप्रत्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषद के अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का तो पढ़ा अपन ने, एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति। लेकिन ये पूरे चुनाव करवाता कौन है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। तो इसके लिए नियम बनाने की शक्ति भी किसके पास होगी? केंद्र सरकार के पास में होगी। यही लिखा ना अपन ने, क्या? विधान मंडलों के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की शक्ति किसमें है? संसद में है। इसके लिए कोई भी नियम बना, चाहे मध्य प्रदेश में अभी विधानसभा चुनाव है, कल परसों आ गया था कि 7-8 तारीख से आचार संहिता लगेगी, 11 नवंबर के लगभग में
नहीं, कब? 27 29 नवंबर के लगभग में चुनाव है, 11 दिसंबर के लगभग में मत गणना है, काउंटिंग है, रिजल्ट है। तो ये सारी प्रोसेस जो करेगा वो राज्य निर्वाचन आयुक्त करता है क्या? नहीं, केंद्र निर्वाचन आयोग करेगा, और इसके लिए नियम बनाने की शक्ति भी संसद में ही होगी। अगला लिखेंगे, किसी राज्य के विधानमंडल के लिए 328 है, आर्टिकल 328, इसको थोड़ा सा समझ लेना, इसलिए रेड से लिख देता हूं मैं। 328 के लिए किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की उस राज्य विधानमंडल की शक्ति, उस राज्य विधानमंडल की शक्ति। अब कुछ शक्तियां राज्य सरकार को भी दी है, राज्य विधानमंडल को भी, जैसे निर्वाचक नामावली बनाना है तो इसके लिए कुछ अधिकार दिए है किसको? राज्य सरकार को, कि आप अपने स्तर पे उसके लिए नियम बना सकते हो। लेकिन मताधिकार की आयु मध्य प्रदेश सरकार 15 वर्ष कर सकती है क्या? नहीं, कुछ प्रावधान तो केंद्र सरकार ही करेगी, आर्टिकल 327। लेकिन 328 के तहत स्थानीय स्तर के कुछ परिवर्तन, कुछ विधि बनाना हो तो राज्य विधानमंडल को भी शक्ति दी गई है। याद रहेगा बराबर, 327 और 328। 329 अब पढ़ाना अपन ने, न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, यही प्रावधान है इसमें 329 में। निर्वाचन संबंधी मामलों में, निर्वाचन संबंधी मामलों में, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप, ठीक। अब बाकी तो हमें कल पढ़ना है। तो भाग 15 कहां से कहां तक? 324 से 329 तक। एक एक कंडिका हमें मुंह जुबानी याद होना चाहिए, फिर हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। 325 में, 324 में निर्वाचन आयोग, एक सदस्य हो सकता है, बहुसदस्य हो सकता है, नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार करेगा निर्वाचन आयोग। 324 एक से अधिक भी हो सकता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त न हो तो अन्य निर्वाचन आयुक्त को ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त माना जाए। ये सारी कंडिका है। फिर हमने 325 मतदाता सूची, 326 वयस्क मताधिकार, 327 निर्वाचन से संबंधित विधि बनाने की शक्ति संसद में, 328 राज्य विधानमंडल की निर्वाचन से संबंधित नियम बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल की, और 329 कि जो भी निर्वाचन से संबंधित मामले होंगे उसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। बात क्लियर हो गई? आज हमने संविधान से संबंधित प्रावधान पढ़ लिए, कल इसी से संबंधित हम आयोग पढ़ेंगे। केंद्रीय निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग क्या, हम सीधा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश निर्वाचन, राज्य निर्वाचन आयोग, इसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। कल की क्लास 7 बजे है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास अटेंड करने के लिए।